हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसी को ही आगे हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो एक बार बच्चों रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में टॉपिक्स पढ़े थे इस चैप्टर के। फिर बाकी जो टॉपिक्स हमें आज पढ़ने हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमने कार्बन की अकरेंस के बारे में जान लिया था। ठीक, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू कार्बन हमने अच्छे से समझ लिए थे। फिर बात की थी कार्बन की बॉन्डिंग की। इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो होते हैं कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड बनते हैं शेयरिंग से। ठीक है, तो कार्बन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। नेक्स्ट, शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। बारे में बात हो गई थी। ठीक है, चलिए, तो कुछ और मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स भी हमने देख लिए थे बच्चों। फिर हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की। फिर हमने पढ़ लिए थे कार्बन के एलोट्रॉप्स। तो जहां पर इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स हमने देखा डायमंड, ग्रेफाइट और एक फुलरेंस है, बकमिंस्टर फुलरेंस जिसका फुल नाम है। ठीक, क्लियर। फिर हमने बात की थी कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टीज के बारे में। एक है टेट्रावेलेंसी, यानी कि 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। एक है कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, यानी कि ये क्या करता है? कार्बन अपने ही जैसे और कार्बन के साथ जुड़ करके बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है। क्लियर। फिर हमने कैटिनेशन को और टेट्रावेलेंसी को डिटेल में पढ़ा था। फिर हमने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन्स के बारे में बात की थी। चेन, ब्रांच और रिंग कार्बन्स के बारे में बात की थी। चलिए, फिर हमने होमोलोगस सीरीज देख ली थी बच्चों, और साथ ही नोमेनक्लेचर के बारे में बात कर ली थी। क्लियर। फिर हमने पढ़ा था कंबशन, कि कंबशन की प्रॉपर्टी क्या है। देखो, कंबशन यानी कि दहन होना, यानी कार्बन जो है उसका जलना। ठीक है, अब जलेगा कैसे कार्बन? अब ज्यादातर जो हमारे फ्यूल्स हैं उनमें कार्बन ही होता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हीट और लाइट ये फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया था। चलिए, तो कंबशन के कुछ और पॉइंट्स पर हम डिस्कस कर रहे थे, जहां पर हम पढ़ रहे थे कि कोल और पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है। चलिए, तो एक बार आप देख लीजिए, इतना तो हमने इसको पढ़ लिया था। आगे आप कंटिन्यू करते, एक बार आप देखिए इसे। चलिए बच्चों, तो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कोल के फॉर्मेशन की, यानी कि कोयला जो है वो बनता कैसे है। तो हमने पढ़ लिया था कि जो कोयला है ये बनता कैसे है। देखो, 300 मिलियन वर्ष पूर्व क्या हुआ था, यानी कि मिलियंस ऑफ इयर्स अगो, यानी कि मिलियंस वर्ष पहले क्या हुआ था कि जो हमारे निचले जलीय क्षेत्रों में प्लांट्स थे। ठीक है, निचले जलीय क्षेत्रों में जो भी प्लांट्स थे वो भूकंप या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण मृदा में दफन हो गए। ठीक है, मृदा इनके ऊपर आ गई और ये मृदा में क्या हो गए? दब गए, दफन हो गए, या हम कह सकते हैं। ठीक, अब जब ये मृदा में क्या हो गए? दफन हो गए, तो ये गहराई में चले गए, है ना। अब धीरे धीरे क्या हुआ? इनके ऊपर और ज्यादा मृदा की लेयर्स आती गई। अब जो मिट्टी है, एक बार जैसे ये मिट्टी से ढक गए तो इतने ही थोड़ी ना रहेगा हमेशा। अब और जैसे तूफान होता है इसके कारण भी, और जो अदर एनिमल्स हैं उनके कारण भी मिट्टी इनके ऊपर और आती जाती है। ठीक है, और ज्यादा मिट्टी इनके ऊपर आती रहती है। तो जब ज्यादा मिट्टी इनके ऊपर आती है तो ये जो अंदर ये जो पेड़ पौधे थे जो मृत हो गए हैं, मृदा में दब गए हैं, वो और अंदर को चले जाते हैं और गहराई में चले जाते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे ये ज्यादा गहराई में जाते हैं वहां पर तापमान कम होता है और दाब ज्यादा होता है। नहीं सॉरी, तापमान भी ज्यादा होता है और दाब भी ज्यादा होता है। तो उच्च तापमान और उच्च दाब के कारण धीरे धीरे ये जो पेड़ पौधे हैं जो मृत हो गए हैं, ये मृत पेड़ पौधे या मृत वनस्पति धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को कहा जाता है कार्बनाइजेशन या कार्बनीकरण प्रक्रिया।
ठीक है, जिसमें क्या होता है कि ये जो मृत वनस्पति है धीरे 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 क्या बन जाते हैं, कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। क्लियर इतना? तो ऐसे जो है कोयले का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ट्रीज, फर्न्स एंड अदर प्लांट वर क्रश्ड इनटू द अर्थ ड्यू टू अर्थक्वेक और वॉल्केनिक एरप्शन। ठीक है, ज्वालामुखी फटने से, भूकंप से या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण ये जो पेड़ पौधे थे ये क्या हो गए, मृदा में दफन हो गए, दब गए। अब दे वर प्रेस्ड डाउन बाय लेयर्स ऑफ अर्थ एंड रॉक। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जब इनकी ओर मिट्टी आती गई, पत्थर आ गए, मिट्टी आ गई, तो ये और गहराई में चले गए और वहां जाकर कंप्रेस हो गए, यानी कि संपीड़ित हो गए। ठीक है, जब धीरे धीरे ये कंप्रेस हो गए, संपीड़ित हो गए और उच्च दाब और उच्च ताप के कारण दे स्लोली डिकेड इनटू कोल, धीरे धीरे ये कोयले में परिवर्तित हो गए। क्लियर? कोयले के फॉर्मेशन की ये प्रोसेस हालांकि हमने ये अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई है। ठीक, चलिए अगला है, बात करते हैं पेट्रोलियम की फॉर्मेशन कैसे हुई। अब जैसे कोयले की फॉर्मेशन होती है ना, पेट्रोलियम की फॉर्मेशन भी लगभग वैसे ही होती है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि जो कोयला है वो जो पेट्रोलियम है और जो कोयला है, देखो कोयला तो बनता है मृत वनस्पति के अवशेषों से, जबकि जो पेट्रोलियम है वो बनता है समुद्र में रहने वाले जो जीव हैं उनके मृत अवशेषों से। ठीक है, तो देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए ये समुद्र है, ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग जीव रहते हैं। ठीक है, अलग अलग जीव जो भी हैं ये अलग अलग जीव यहाँ पर रहते हैं। तो जब ये जीव मृत हो जाते हैं, ये समुद्र के जीव जब मृत हो जाते हैं, तो मृत होने के बाद क्या होगा, इनकी जो डेड बॉडीज होंगी ये समुद्र के सबसे बॉटम वाले भाग में आ जाएंगी। जब ये मृत हो जाएंगे तो इनकी डेड बॉडीज आ जाएंगी समुद्र के सबसे निचले भाग में। ठीक है, बॉटम में आ जाएंगी इनकी डेड बॉडी। ठीक है, इनके मृत शरीर। तो जब इनके जो मृत शरीर है ये समुद्र के सबसे बॉटम में जब ये आ जाते हैं, पेंदे जिसे हम कहते हैं, तो समुद्र के पेंदे में जब ये आ जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, इनके ऊपर भी ये मिट्टी की, ठीक है, और ज्यादा लेयर्स आती हैं, मिट्टी और क्ले की लेयर्स आती हैं जो इन मृत शरीरों को ढका देती है। अब मिट्टी की लेयर के कारण ये और ज्यादा गहराई में चले जाते हैं। वहां पर भी ऑक्सीजन की कमी होने के कारण, उच्च दाब होने के कारण धीरे 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 ये जो मृत शरीर है, ये जो मृत एनिमल्स हैं, ये धीरे धीरे पेट्रोलियम में परिवर्तित हो जाते हैं। और साथ साथ पेट्रोलियम के साथ साथ यहाँ पर बनती है इनसे नेचुरल गैस, यानी कि प्राकृतिक गैस। क्लियर इतना? चलिए अब आप समझ गए हैं कैसे पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है। इसे हम यहाँ से रीड करेंगे। डेड मैराइन टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, मैराइन टाइनी प्लांट्स और एनिमल, यानी कि मृत, मैराइन यानी कि समुद्र में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स जो है सैक इनटू द सी बेड एंड वर कवर्ड बाय सिल्ट। तो ये सी बेड पर सैक हो जाते हैं और सिल्ट द्वारा ये कवर हो जाते हैं। तो बैक्टीरियल एक्शन के द्वारा दे टर्न इनटू ऑयल एंड गैस। तो बैक्टीरिया के एक्शन के कारण और उच्च दाब के कारण, उच्च दाब के कारण जो बैक्टीरिया इनके ऊपर जब एक्ट करते हैं तो ये धीरे धीरे तेल में, तेल यानी कि पेट्रोलियम, और गैस यानी कि प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो जाती है। द स्लिट वॉज कंप्रेस्ड इनटू रॉक। ये जो स्लिट है ये रॉक में कंप्रेस्ड होती है। द ऑयल एंड गैस सीव्ड इनटू द पोरस रॉक पार्ट्स एंड गॉट ट्रैप्ड लाइक वाटर इन अ स्पंज। तो ये जो ऑयल है और ये गैस है ये पोरस रॉक पार्ट में सीव्ड रहती है। जैसे कि हमने देखा होगा जो स्पंज होता है, स्पंज के अंदर कैसे पानी भरा हुआ होता है ना, वैसे ही ये गैस और ऑयल जो है ये पोरस रॉक के पार्ट्स में सीप हुए रहते हैं। ठीक है, जैसे स्पंज में पानी रहता है वैसे ये गैस वगैरह भी रॉक में रहती है। ठीक है, तो फिर बाद में इनको निकाला जाता है, फिर रिफाइन किया जाता है पेट्रोलियम रिफाइनरी में। और इस पेट्रोलियम से जो है बहुत सारे संघटक इस पेट्रोलियम के होते हैं, तो इन घटकों को भी पेट्रोलियम से अलग अलग किया जाता है पेट्रोलियम रिफाइनरी में ही। क्लियर है इतना? तो ऐसे बनता है कोल और पेट्रोलियम। चलिए, बैक्टीरियल एक्शन के कारण ऑयल और गैस इनटू द रॉक पार्ट्स। चलिए, तो बच्चों इतना नोट कर लीजिए आप, कोल और पेट्रोलियम का फॉर्मेशन। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, जिसे ऑक्सीकरण भी कहा जाता है या ऑक्सीडेशन। चलिए, तो कार्बन कंपाउंड आर इजीली ऑक्सीडाइज ऑन कंबशन। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी हमारे कार्बन के कंपाउंड है, अभी हमने चैप्टर में कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स देखे, तो कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कंबशन पर। यानी कि जब उनका कंबशन किया जाता है तो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। एल्कोहल कैन बी ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि एल्कोहल है तो एल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। हेयर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 का यूज किया जाता है, या एसिडिफाइड K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज किया जाता है। किसके लिए? एल्कोहल से। देखो, एल्कोहल क्या होता है? OH। एल्कोहल से क्या बनाना? कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COOH। तो एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना, जो कि क्या है? ऑक्सीडेशन से बनेगी। ऑक्सीडेशन यानी कि, और देखो ऑक्सीजन का एडिशन हो गया ना यहाँ पर, ठीक है, तो ऑक्सीजन आ गई एक और यहाँ पर, ठीक। तो एल्कोहल से, जैसे आप देखो यहाँ पर, तो ये है यहाँ पर इथेनॉल। इथेनॉल को एल्केलिन KMnO4 या एसिडिफाइड Kr2O7 के साथ हीट करके बना दिया जाता है एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है, ठीक। जिसको हम एथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं, या एसिटिक एसिड हम सिंपली इसे कहते हैं, जो विनेगर में इनमें पाई जाती है, ठीक है। क्लियर इतना? चलो, तो आप देख पा रहे होंगे बच्चे यहाँ पर कि कैसे यहाँ पर एल्कोहल से बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम एल्कोहल से एसिड बना सकते हैं, कैसे? वहां पर बच्चों यूज करके एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इनका उपयोग करके, ठीक है, एज अ रिएजेंट। अगला, अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करते हैं? द सब्सटेंसेस दैट कैन ऐड ऑक्सीजन टू द अदर्स। ऐसे पदार्थ ये होते हैं जो ऑक्सीजन को दूसरों में ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए, अगला है, तो कैसे करते, कैसे इस एक्सपेरिमेंट को? देखो, हमने क्या किया, टेक 3 ml इथेनॉल, 3 ml हमें एथेनॉल लेना है इन अ टेस्ट ट्यूब एंड वार्म जेंटली, और इसको करना है वार्म, एक वाटर बाथ में, ठीक है। वाटर बाथ यानी कि पानी गर्म होगा, उसमें डाल देंगे एल्कोहल, किसी टेस्ट ट्यूब में रख के, तो एल्कोहल भी गर्म होने लगेगी, ठीक है। या वाटर बाथ एक मशीन होती है, पूरा एक इक्विपमेंट है। चलिए, तो इसमें डालना है 5% सॉल्यूशन ऑफ एल्केलाइन KMnO4। तो एल्केलाइन KMnO4 का 5% सॉल्यूशन डालना है। कैसे डालना है? ड्रॉपर से, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है। अब हमें दिखेगा पर्पल कलर, जैसे कि दिख रहा है यहाँ पर, पर्पल कलर ऑफ KMnO4 डिसअपियर इनिशियली। तो KMnO4 का जो पर्पल कलर है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा। जैसे आप देखो, ड्रॉपर से यहाँ पर ड्रॉप वाइज पर्पल कलर का ये KMnO4 डाला जाता है, फिर उसके बाद ही KMnO4 का जो पर्पल कलर है ये धीरे धीरे क्या होता रहेगा? गायब होता रहेगा। When more KMnO4 is added, the color persisted because all the alcohol gets consumed and the reaction stop। तो जैसे जैसे आप ज्यादा KMnO4 ऐड करते रहोगे, जो कलर है वो परसिस्ट करेगा, क्योंकि अल्कोहल जो है वो पूरा कंज्यूम इसे कर देगा, और रिएक्शन जो है यहाँ पर ही स्टॉप हो जाएगी। तो ये हमारी है रिएक्शन एसिडिक एसिड फॉर्मेशन की। क्लियर इतना? चलिए, तो ये ऑक्सीडेशन की जो ये रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ जाना है और इसको आपको नोट करना है। चलिए, तो यहाँ पर हम समझ गए हैं। देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या हम एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को ऐड करें या हाइड्रोजन को रिमूव करें। तो यहाँ पर हमने लिया है इथेनॉल,
ठीक है, यहाँ पर लिया है इथेनॉल और इसकी रिएक्शन कराई एल्केलाइन के MnO4 हीट के साथ या एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैग्नीज के साथ, सॉरी पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ। ये पोटेशियम डाई, दो क्रोमियम है ना तो डाइक्रोमेट, यहाँ पर मैग्नीज है तो पोटेशियम पर मैग्नीज। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बन गया है बच्चों हमारे पास एसिटिक एसिड। तो ये इसका तो कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, वैसा नाम क्या है इसका, एथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। जैसे अभी हमने नोमेनक्लेचर करना सीखा था, लास्ट लेक्चर में नोमेनक्लेचर भी हमने देखा था ना कि कोई फंक्शनल ग्रुप है तो कैसे हम इसको नोमेनक्लेचर करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है इसमें एक और एक दो, दो कार्बन है यानी कि हो जाएगा इथेन। अब इथेन तो होगा लेकिन साथ में क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड ओ, सॉरी डबल OH ग्रुप लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो ETHAN है और यहाँ पर जो E था, इस E को हटा करके यहाँ पर आ जाएगा ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड। अब ये जो ओइक एसिड है ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि इसमें प्रेजेंट है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, चलिए, और ये इथेन दिखाता है कि दो कार्बन प्रेजेंट है इसमें, तो ये हो गया इथेनोइक एसिड, या इसका अगर हम कॉमन नेम देखें तो वो है एसिटिक एसिड। अब आपने एसिटिक एसिड का नाम सुना ही है, जब हमने एसिड बेस वाला चैप्टर पढ़ा था कि ये जो एसिटिक एसिड है ये पाया जाता है विनेगर में। ठीक है, ये एक तरह की एसिड है और ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक, चलिए, क्योंकि ये ऑर्गेनिक चीजों में मिल जाते हैं इसीलिए ऑर्गेनिक एसिड हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, फिलहाल आप देख लीजिए, तो ये रिएक्शन है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एडिशन रिएक्शन की। देखो बच्चों अभी हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ी, तो ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जहां पर ऑक्सीजन का ऐड हो या हाइड्रोजन का रिमूवल हो। तो यहाँ पर हुआ क्या था, सिंपली ऑक्सीजन ऐड हो गई थी ना और हाइड्रोजन रिमूवल हुआ। कौन सा वाला हाइड्रोजन, देखो ये वाला, यहाँ पर क्या है CH3, तो ये वाला CH3 तो है यहाँ पर, ये CH2, तो यहाँ पर से एक H रिमूव हुआ होगा और यहाँ पर क्या आया होगा, ऑक्सीजन आया होगा, जिससे कि CH3 COOH बन गया। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि क्या होना, यहाँ पर एडिशन करना। एडिशन रिएक्शन का मतलब है एडिशन करना। अब देखो कैसे, चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब एडिशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है। ठीक है, अब जब हम हाइड्रोजनेशन पढ़ते हैं तो हाइड्रोजनेशन में भी एडिशन रिएक्शन ही होती है। अब हाइड्रोजनेशन क्या है, एडिशन रिएक्शन क्या है, आप सोच रहे होंगे। चलिए तो इसको स्टडी करते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कौन से होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन। अच्छा, जो सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन है जिनको हम एल्केन कहते हैं, तो वो होते हैं बच्चों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जो एल्कीन्स और एल्काइंस होते हैं जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वो होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम। तो ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इनमें हम ऐड करते हैं हाइड्रोजन को। जैसे आप देखो यहाँ पर ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है डबल बॉन्ड वाला, तो यहाँ पर हम इस H2 को इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, इस H2 को, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, किसकी प्रेजेंस में, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। अब वो कैटलिस्ट निकल हो या पैलेडियम हो, ठीक है, निकल या पैलेडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, जिससे कि हमें मिलता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सिंपल एडिशन रिएक्शन क्या है, जहां पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हमें मिल रहा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, किसकी प्रेजेंस में, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में या पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। अब कैटलिस्ट क्या करता है, द सब्सटेंस दैट इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट चेंजिंग इटसेल्फ। ये कैटलिस्ट क्या करता है, अपने आप को चेंज करे बिना रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है। जल्दी भी कर सकता है, लेट में भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन एक अच्छा कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को स्पीड अप, यानी कि रिएक्शन को स्पीड अप करता है, जल्दी करवाने में रिएक्शन के मदद करता है। ठीक है,
चलिए, दिस रिएक्शन इसको, अच्छा ये जो रिएक्शन यहाँ पर लिखी हुई है इसे हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल कहा जाता है। ठीक है, जो हमारे अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, यानी कि जो वेजिटेबल ऑयल है अनसैचुरेटेड, इसको क्या बनाया जाता है, सैचुरेटेड बनाया जाता है, यानी कि ट्रांस फैटी, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है इसको ट्रांस फैटी एसिड बनाया जाता है। तो वेजिटेबल ऑयल से मार्गरीन हम बनाते हैं और इस प्रोसेस को कहा जाता है हाइड्रोजनेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड्स में कई बार जो है पूछा जाता है, और जब हायर क्लासेस में जाओगे तो इस एडिशन रिएक्शन टॉपिक से आपको काफी चीजें देखने को मिलेंगी, और हाइड्रोजनेशन भी आपको डिट्टो 11th में या 12th में देखने को मिलेगा। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर देख पा रहे हो आप कैसे जो है यहाँ पर सिंपल सा ये बन गया कंपाउंड। अब देखो कंपाउंड बना कैसे, हुआ क्या, सिंपल सा देखो कंपाउंड क्या था, ये था C, इसमें एक R ग्रुप है, एक एल्काइल ग्रुप है डबल बॉन्ड, एक और एल्काइल ग्रुप है, एक और एल्काइल ग्रुप है। हमने इसमें ऐड करना था H2, ठीक है, H2 हमने इसमें ऐड करना था। अब H2 हमने किस प्रकार से ऐड करा, देखो एक R तो यहाँ पे था ही, एक R यहाँ पे भी था ही, ये वाला कार्बन एक सिंगल बॉन्ड था ही, एक R इसके पास था ही, एक R इसके पास था ही, और डबल बॉन्ड ऐसा था ना ये। अब हमने किया क्या, ये डबल बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक किया, ठीक है, किया क्या, ये वाला जो डबल बॉन्ड है इसको यहाँ से किया ब्रेक, डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर दिया और एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, सिंपल सी प्रोसेस होती है ऐसे। देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस वाले हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, और जो डबल बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा और इस वाले कार्बन का इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि ये बॉन्ड बना कैसे होगा, जो ये बॉन्ड है ना ये बना कैसे होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब इधर ने दिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया होगा, तब इन्होंने मिलकर के बॉन्ड बनाया होगा, है ना। यहाँ पर भी बॉन्ड ऐसे ही बना होगा, तो जब हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे इस वाले बॉन्ड को, तो क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, फिर इनके पास आ जाएंगे हाइड्रोजन अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके, फिर यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और यहाँ पर बन जाएगा एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। अब देखो वैलेंसी कंप्लीट है क्या, हाइड्रोजन की जो वैलेंसीज हैं वो सेटिस्फाई है। देखो ये कार्बन है और इस पर है 3 और एक 4 बॉन्ड, ये वाला कार्बन है इस पर भी है 1 2 3 और एक 4 बॉन्ड। क्लियर? चलो हाइड्रोजन देख लो, एक सिंगल बॉन्ड यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, तो सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई है और ये बन गया हमारा कंपाउंड कुछ इस तरीके से। सिंपल हुआ क्या, ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे और एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर ऐड करेंगे, तो ये है सिंपल सी एडिशन रिएक्शन, ज्यादा आपको इसमें सोचना नहीं है। ठीक है, क्लियर? चलिए अगला है, इसी का एक पॉइंट है यहाँ पर कि वेजिटेबल ऑयल जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन सो दे आर हेल्दी। ये जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं इनके पास होती है लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन की चेन, जिसे हम फैटी एसिड बोलते हैं। इसीलिए जो वेजिटेबल ऑयल है ये हेल्दी होते हैं। एनिमल फैट आर जनरली कंटेन, जो एनिमल फैट होते हैं उनमें जनरली सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं विच आर हार्मफुल टू हेल्थ, जो हमारी हेल्थ के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। क्लियर? तो दो चीजें हैं यहाँ पर, एक वेजिटेबल ऑयल और एक एनिमल फैट। तो वेजिटेबल जो ऑयल है जो जनरली क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन के लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स होती हैं फैटी एसिड की, तो ये हमारे लिए हेल्दी होते हैं, हमारे बॉडी के लिए हेल्दी होते हैं। जबकि जो एनिमल फैट होते हैं वो जनरली उनमें होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, तो ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है, यूजफुल नहीं होते। तो वेजिटेबल ऑयल हमारे लिए होते हैं यूजफुल और हेल्दी, जबकि एनिमल फैट होते हैं हमारे लिए हार्मफुल टू हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो, तो सनफ्लावर ऑयल है, ये एक वेजिटेबल ऑयल है। अब देखो जैसे ये वेजिटेबल ऑयल को मार्गरीन बना दिया तो ये क्या हो गया, अनसैचुरेटेड, अब कैसा हो गया, ये सैचुरेटेड हो गया है, और अब कैसा है, ये अनहेल्दी ये हो गया है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए बच्चों। चलिए, तो ये थी सिंपल सी एडिशन रिएक्शन, जो कि बहुत सिंपल है और बहुत इजी है। बस एडिशन रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजनेशन के बारे में। ठीक है, चलिए बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
देखो अब हम सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, जब जैसे एडिशन में ऐड कर रहे थे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर अनरिएक्टिव एंड इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट। तो ज्यादातर जो रिएजेंट्स हैं उनकी प्रेजेंस में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनरिएक्टिव और इनर्ट होते हैं। हाउएवर सनलाइट की प्रेजेंस में हाइड्रोकार्बन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं बहुत ज्यादा फास्ट, ठीक है। जैसे कि CH4Cl2 गिव CH3 प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट की प्रेजेंस में देखो हो रहा क्या है यहाँ पर, जैसे CH4 है 1H 2H 3H ठीक और 4H, ठीक है। अब यहाँ पर आया इसके साथ Cl2। अब इस Cl2 ने क्या किया, एक Cl यहाँ चला गया और H जो है यहाँ से हट गया। तो इस Cl ने क्या किया, H को यहाँ से हटा दिया। तो Cl ने जब H को यहाँ से हटाया, H को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया और H की जगह पे कुछ Cl आकर यहाँ पर आ गया है और H कहाँ चला गया, दूसरा वाला जो Cl था ना उसके साथ H चला गया। तो हो गया HCl बन गया अलग से और बन गया CH3Cl, ठीक है। और ये रिएक्शन यहाँ पर रुकती नहीं है, आगे भी होती रहती है, ठीक है। चलो, क्लोरीन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम 1 by 1। तो क्लोरीन क्या करता है, हाइड्रोजन एटम को एक एक करके रिप्लेस करता रहता है। फिर दूसरे में क्या होगा, ये जो दूसरा वाला हाइड्रोजन है इसको क्लोरीन रिप्लेस कर लेगा, फिर इसको रिप्लेस कर लेगा, फिर इसको रिप्लेस कर लेगा, ठीक है। लास्ट में हमारे पास बनता है CCl4। क्लियर। चलिए, हायर होमोलोगस ऑफ एल्केन्स कैन फॉर्म मेनी प्रोडक्ट। जो हायर होमोलोगस हैं एल्केन्स के, वो कई सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल बना सकते हैं, ज्यादा हाइड्रोजन उनमें है। क्लियर। चलिए, तो ये बात हो गई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।